हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक इन कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस। मैंने आप लोगों को 2 वीडियो सेंड किया बना के आप लोगों को यूट्यूब पे चैनल पर सेंड कर दिया था, जिसमें आप लोगों को बताया गया था डायमेंशन के बारे में। तो डायमेंशन के 3 एप्लीकेशन थे। इसका पहला एप्लीकेशन आप लोगों को मैंने बता दिया है, टू इस्टेब्लिश द रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वान्टिटीज़। अब इसमें आप लोगों को सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ना है। सेकेंड एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन भी कहते हैं। इसमें हम लोग को ये पढ़ना होगा कि किसी भी दिए गए रिलेशन में जो दोनों साइड्स होती हैं, उन दोनों साइड्स में डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए। इसी से हम लोग को पता चलता है कि जो हमने जो रिलेशन लिखा है वो रिलेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो मैं इसके लिए आप लोगों को एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आप लोग उसमें देख लेंगे। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिया है कि एक इक्वेशन है, हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। ये इक्वेशन दिया गया है। अब इस इक्वेशन में हम लोग को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन की हेल्प से हम लोग को ये प्रूफ करना होगा कि जो इक्वेशन हमने सामने लिखा है, ये रिलेशन, क्या ये रिलेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइडों की जो डायमेंशन होगी, जितने भी टर्म्स होंगे, सारे टर्म्स की जो डायमेंशन होगी वो इक्वल होनी चाहिए। उसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो इस इक्वेशन को चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर इक्वेशन लिख दिए हैं। यहाँ पर मास m स्मॉल m मास है, स्मॉल v वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी स्मॉल m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड स्मॉल h हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो हम लोग इसको सपोज दैट मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे होमोजेनिटी डायमेंशन प्रिंसिपल। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो डायमेंशन लेते वक्त हम लोग कांस्टेंट टर्म की डायमेंशन नहीं लेते, कांस्टेंट टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो कांस्टेंट टर्म नेग्लेक्ट हो गया। मास की डायमेंशन एंड वेलोसिटी की डायमेंशन, इस टर्म की जो डायमेंशन आएगी वही डायमेंशन इस टर्म की भी होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। टेकिंग डायमेंशन इन बोथ साइड। हाफ कांस्टेंट टर्म है, स्मॉल m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। इसकी डायमेंशन आप लोगों को पता है, ऑब्जेक्ट का जो मास होता है, मास की डायमेंशन को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर मास की कोई भी पावर नहीं, इसका मतलब पावर 1। तो हम लोग यहाँ पर पावर 1 लिखें या ना लिखें। नेक्स्ट टर्म आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन आप लोगों को पता ही होगी, L⁻⁻1 होती है। और हम लोग यहाँ देख ले रहे हैं वेलोसिटी पर पावर 2 लगी हुई है, इसलिए हम लोग ब्रैकेट के पावर 2 लगा दे रहे हैं, इज इक्वल टू। अब इसके राइट हैंड साइड में चलते हैं। तो ये भी मास है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसके लिए भी डायमेंशन कैपिटल M हो जाएगी, कोई पावर नहीं, इसका मतलब पावर 1। नेक्स्ट टर्म है स्मॉल g, इसका नाम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है वही स्मॉल g की भी डायमेंशन होगी, क्योंकि ये भी एक टाइप का एक्सेलरेशन है, इसलिए हम लोग इसकी डायमेंशन L⁻⁻2 पुट करेंगे, जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है। इसमें भी चेक कर रहे हैं, g पर कोई पावर नहीं, इसका मतलब 1, इसे बाहर ब्रैकेट के 1 लिखा जाएगा। स्मॉल h हाइट है, और हाइट को लेंथ में मेजर करते हैं, लेंथ की डायमेंशन होती है मीटर। इसको, इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल L डायमेंशन में डिनोट किया जाता है। h के लिए L हो गया, कोई पावर नहीं, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं m, L की पावर 1 है, बाहर देखेंगे तो L⁻2 हो जाएगी। फिर T⁻−1 है, बाहर जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर मल्टीप्लाई होती हो जाता है T⁻−2। यानी लेफ्ट हैंड साइड में m L⁻2 T⁻−2 आई है, तो राइट हैंड साइड में भी इतनी ही पावर होनी चाहिए। तो इज इक्वल टू m, और कहीं नहीं है m⁻1, L⁻1 है, यहाँ भी L⁻1 हो जाएगा, टोटल L⁻2 एंड T⁻−2। तो हम लोग देख रहे हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन आई है वही सेम डायमेंशन राइट हैंड साइड में भी आई है। अगर ऐसा हम लोगों को मिल जा रहा है तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन को फॉलो करता है। अगर ये इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब जो ऊपर जो इक्वेशन दिया गया है या रिलेशन जो दिया गया है वो रिलेशन करेक्ट है। अगर दोनों डायमेंशन आपस में इक्वल नहीं होती हैं तो ये इक्वेशन इनकरेक्ट माना जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों को प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये जो रिलेशन दिया गया है ये रिलेशन करेक्ट है। तो इसी की हेल्प से हम और भी सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अभी ये पहला एग्जांपल आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया है।
इसके आगे मैं आप लोगों को दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ। इसमें लिखा गया चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस u स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2s। इस इक्वेशन को आप लोग क्लास 9 से ही जानते होंगे। वेयर स्मॉल u इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड स्मॉल v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस स्मॉल s अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्मॉल a। इस इक्वेशन को आप लोग जानते होंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन इक्वेशन कहा जाता है इसको। तो इस इक्वेशन को हम लोग करेक्ट चेक करना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो वही प्रिंसिपल है ऑफ होमोजेनिटी लगाया जाएगा। इस इक्वेशन को हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड v स्क्वायर इज माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि जितने भी टर्म होंगे सारे टर्म की डायमेंशन इक्वल होने चाहिए। देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में सिर्फ एक टर्म नजर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे तो दो टर्म आ रहे हैं। v स्क्वायर भी आ रहा है पहला टर्म, बीच में साइन लगा हुआ है माइनस का, तो ये हो जाएगा सेकेंड टर्म। यानी जितने भी टर्म हैं इन दोनों टर्मों की भी डायमेंशन इस डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो दोनों साइड में डायमेंशन लेना स्टार्ट कर देते हैं। टेकिंग डायमेंशन इन बोथ साइड। तो यहां पर v है फाइनल वेलोसिटी, स्मॉल u इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी कोई भी वेलोसिटी, चाहे वो क्रिटिकल वेलोसिटी, चाहे फाइनल वेलोसिटी, चाहे इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी होती है, इसलिए उसकी जो डायमेंशन होगी वो वेलोसिटी की डायमेंशन होगी, यानी l⁻⁻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 ⁻
कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देख ले पावर -2 लगी, इसलिए बाहर हम लोगों ने पावर -2 लगा दिया। फिर यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है। फिर ये इनिशियल वेलोसिटी वही डायमेंशन L t दी पावर -1, बाहर साइन लगा हुआ है 2 इज इक्वल टू, अब इस साइड में लेके चलते हैं तो 2 तो कांस्टेंट टर्म है, 2 को हम नेगलेक्ट कर दे रहे हैं। स्मॉल a एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होती है वो होती है L t दी पावर -2 होती है। इस पर कोई पावर नहीं लगी है। अब s डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लोग लेंथ मीटर में मेजर करते हैं, तो मीटर की जो डायमेंशन होती है वो होती है L। अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग देखेंगे इस टर्म की जो डायमेंशन आएगी L दी पावर 2, t दी पावर 1 है, बाहर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो t दी पावर -2 हो जाएगी। फर्स्ट टर्म की डायमेंशन आ गई L t दी पावर -2, तो सेकेंड टर्म की भी उतनी चाहिए और उस साइड में जो राइट हैंड साइड में उस टर्म की भी डायमेंशन उतनी ही होनी चाहिए। तो माइनस ये हो गया L, बाहर पावर 2 लगी हुई हो गया L दी पावर 2 एंड t दी पावर मल्टीप्लाई करने पर हो गया t दी पावर -2। देखिए फर्स्ट टर्म की डायमेंशन सेकेंड टर्म की डायमेंशन दोनों डायमेंशन इक्वल है। ये लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म थे, दोनों टर्म की डायमेंशन इक्वल हो गई। इज इक्वल टू, अब इस टर्म को सॉल्व करते हैं तो L दी पावर 2 एंड t दी पावर -2। अब हम लोग इसको देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में दोनों टर्म की डायमेंशन इक्वल है और राइट हैंड साइड में भी जो डायमेंशन थी वो दोनों डायमेंशन सब आपस में इक्वल आ जा रही हैं। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपस में राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। हमको ये नहीं देखना है यहाँ पर कौन सा साइन लगा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर प्लस लगा तो जोड़ देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। बट हमको ये देखना है कि जितने भी टर्म होते हैं सारे टर्म की डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म लेफ्ट हैंड साइड में था, राइट हैंड साइड में सिंगल टर्म है, उस टर्म की भी डायमेंशन सब देखो, इसकी भी डायमेंशन, इसकी भी डायमेंशन, इसकी भी डायमेंशन सेम है। अगर सारी डायमेंशन सेम है तो जो दिया गया इक्वेशन था वो करेक्ट है। अगर ये डायमेंशन डिफरेंट आती तो ये इनकरेक्ट होता। प्रूफ। सो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी की बुक में आप लोगों को मिलेगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट माना जाता है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ। ए फेमस रिलेशन इज फिजिकल रिलेट्स मूविंग मास स्मॉल m टू द रेस्ट मास स्मॉल m नॉट ऑफ ए पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ इट्स स्पीड ऑफ लाइट स्मॉल c. A boy recalls the relation almost correctly but forget where to put the constant small c. He writes small m is equal to m naught upon 1 minus v square पूरे की पावर 1/2. Guess where to put the missing small c.
देखें ये जो इक्वेशन है ये आइंस्टाइन का इक्वेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो इस एक स्टूडेंट है, इस इक्वेशन को बार बार वो बोल रहा है बट यहाँ पर कुछ मिस कर दे रहा है। उस इक्वेशन को इस तरीके से बोल रहा है, स्मॉल m इज इक्वल टू m नॉट अपान 1 माइनस v स्क्वायर होल दी पावर 1 अपान 2, इस तरीके से वो बोल रहा है। ऑलमोस्ट वो करेक्ट बता रहा है बट यहाँ पर कुछ मिस कर दे रहा है। इसलिए मिस करने की वजह से हम लोग को पहले इस क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा कि ये इक्वेशन सही है भी या नहीं। मैं तो मैं अपने से पहले ही से बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन में भी बता रहा है कि ये थोड़ा सा करेक्ट बता रहा है, इनकरेक्ट बता रहा है। तो सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को हम लोग चेक करेंगे ये इसमें मिसिंग कहाँ पर है, और अगर हम लोग को जब पता चल जाएगा तो वो हम वहाँ पर c की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर स्मॉल c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, और स्मॉल m नॉट जो है वो रिलेटिविटी रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल कहा जाता है, और स्मॉल m जो है वो मूविंग मास या रिलेटिविटी मास कहते हैं, और स्मॉल e है v जो है वो भी वेलोसिटी है ऑफ द पार्टिकल है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं ये इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन लिखा गया वो करेक्ट है, अगर बराबर नहीं है तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में मास लिखा हुआ है, डायमेंशन इन बोथ साइड, इन बोथ साइड हम दोनों साइड में डायमेंशन ले रहे हैं। स्मॉल m जो है वो मास ऑफ द पार्टिकल है, कैपिटल M डायमेंशन होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर डायमेंशन कैपिटल M आ रही है तो राइट हैंड साइड में भी उतनी ही आनी चाहिए। तो हम लोग डायमेंशन लेना स्टार्ट करते हैं। ये रेस्ट मास है, मास से मतलब है वो रेस्ट हो चाहे रिलेटिविटी को, उसकी डायमेंशन कैपिटल M है। 1 कांस्टेंट टर्म है, v वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है l t दी पावर -2 पूरे दी पावर 1 अपान 2। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों साइड से जो डायमेंशन ली गई वो डायमेंशन इक्वल नहीं आ पा रही है। इसका मतलब जो ये रिलेशन दिया गया है वो रिलेशन इनकरेक्ट है। तो अगर यहाँ पर डायमेंशन कैपिटल M आ रही है तो इस साइड में भी डायमेंशन कैपिटल M ही आनी चाहिए, यानी ये टर्म जो आ रहा है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब है कि जो रिलेशन दिया गया है उस रिलेशन के डिनोमिनेटर को डायमेंशन लेस बनाना पड़ेगा। जब डिनोमिनेटर डायमेंशन लेस हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के। इसका मतलब ये 1 कांस्टेंट टर्म था, उसकी डायमेंशन तो होगी नहीं। v वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन अगर l डी दी पावर -1 थी, फिर मैं यहाँ पर एक मिस कर दिया हूँ, यहाँ पर देखें l वेलोसिटी की पावर 2 लिखी हुई है, तो वेलोसिटी की पावर 2 है तो हम यहाँ पर पावर 2 लगाएंगे, और बाहर भी 1/2 लगी हुई है तो वो पावर हो जाएगी 1/2, पावर होकर मल्टीप्लाई कट हो जाएगी। वो उससे हम लास्ट में स्टेप बताएंगे। पहले हम ये चेक कर ले रहे हैं कि डायमेंशन इक्वल है या नहीं। डायमेंशन इक्वल ही नहीं है क्योंकि ये टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसका मतलब है इसके डिनोमिनेटर को डायमेंशन लेस बनाना पड़ेगा। तो डायमेंशन लेस ये कैसे हो सकता है? अगर ये वेलोसिटी की डायमेंशन है तो यहाँ पर भी वेलोसिटी की डायमेंशन होनी चाहिए, यानी l डी दी पावर -1 वो भी स्क्वायर के फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और जैसे ये कैंसिल आउट होगा ये टर्म हो जाएगा डायमेंशन लेस, और जैसे ये टर्म डायमेंशन लेस होगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये इक्वेशन सही हो जाएगा। तो वो स्टूडेंट इस इक्वेशन में यहाँ पर स्मॉल c लिखना मिस कर दिया था, वो भी स्क्वायर के फॉर्म में। अगर यहाँ देख रहे हैं वेलोसिटी की पावर 2 लगी हुई है तो यहाँ पर भी वेलोसिटी की पावर 2 लगी होनी चाहिए, यानी यहाँ पर उसको 2 पावर लगाना पड़ेगा वेलोसिटी की, तब जाके ये इक्वेशन करेक्ट होगा। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे कैपिटल M इज इक्वल टू कैपिटल M अपान l टी दी पावर -1 पावर 2 पूरे की पावर 1/2। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये साइड्स आपस में इक्वल नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर को डायमेंशन लेस बनाना पड़ेगा। हेंस वी मेक द डिनोमिनेटर of left hand side make dimension less। अगर हमको डायमेंशन लेस बनाना है तो डायमेंशन लेस बनाने के लिए इस जो इक्वेशन दिया गया था उस इक्वेशन में हम लोग को पुट करना पड़ेगा c दी पावर 2। सो वी हैव टू पुट c स्क्वायर
इन डिनोमिनेटर। यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे m इज इक्वल टू एम नॉट अपान 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर पूरे दी पावर 1/2। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। इस इक्वेशन में देखें, इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशन इक्वल नहीं है। अगर इक्वल करना है तो हमको ये जो डिनोमिनेटर में आ रहा है इस टर्म को हम लोग को हटाना पड़ेगा, डायमेंशन लेस बनाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में कोई डायमेंशन ना हो, तभी ये टर्म दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डायमेंशन आ रही है उसको कट आउट करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर अपान लगाकर कोई ऐसी डायमेंशन पुट करनी पड़ेगी जो इसको कैंसिल आउट कर दे। तो हम इक्वेशन में क्वेश्चन में चलते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कि हेंस वी मेक द डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मेक डायमेंशन लेस, यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है उसको डायमेंशन लेस बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों को वेलोसिटी के डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर पुट करना पड़ेगा। जैसे ही सी स्क्वायर पुट करेंगे ये दोनों की डायमेंशन आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी और ये टर्म हो जाएगा डायमेंशन लेस, तब जाके ये दोनों आपस में इक्वल की डायमेंशन इक्वल हो जाएगी। ऐसा चेक करने के बाद हम लोगों का ये इक्वेशन करेक्ट हो जाता है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में कभी कभी कम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि हम लोगों को यहाँ पर क्या पुट करना है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को डायमेंशन का आज लास्ट टर्म पढ़ना पड़ेगा, और उस लास्ट टर्म या थर्ड एप्लीकेशन को हम लोग कहते हैं टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ वन सिस्टम टू एन अदर सिस्टम। एक सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग को ये जानना है। जैसे कोई भी यूनिट दी 1 किलोग्राम दिया है तो उसको हम लोग कैसे ग्राम में बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग को यही जानना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर देखो इक्वेशन लिख दिया है, P इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो हम लोग इसको पहले बता रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड देयर करस्पॉन्डिंग यूनिट्स इज ए कांस्टेंट। किसी भी क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसको हम लोग N1 से डिनोट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू और उसकी करस्पॉन्डिंग जो यूनिट होती है U1 से डिनोट किया गया है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो एक कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल कोई क्वांटिटी ली जा रही है, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है पहले सिस्टम में उसको N1 माना गया है और उसकी जो करस्पॉन्डिंग यूनिट्स हैं वो U1 मानी गई है। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू अगर हम दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहें तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड सिस्टम में, जिसको हम लोग N2 से डिनोट कर रहे हैं, और उसकी करस्पॉन्डिंग यूनिट U2 सेकंड सिस्टम में, इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में इक्वल होगा। यहाँ पर P जो कोई क्वांटिटी ले गई है, अब इसको हम लोग जैसे मान ले रहे हैं, इसको इसके लिए हम सॉल्व करने के लिए हम लोग को पहले फार्मूला बनाना पड़ेगा। फार्मूला बनाकर हम लोग उसको न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना ले रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं कोई क्वांटिटी है, लेंथ, मास एंड टाइम, तीन चीज़ें ले रहे हैं MLT के फॉर्म में। तो पहले सिस्टम में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू N1 मान ली जा रही है और पहले सिस्टम में जो यूनिट्स हैं उसकी डायमेंशंस MLT मान ले रहे हैं, और मास की जो डायमेंशन उसको हम लोग इमेजिन कर ले रहे हैं A, लेंथ की डायमेंशन B और T की डायमेंशन C मान ले रहे हैं। यहाँ पर N1 लिखा गया है, इसका मतलब है पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में आप लोगों को बताया था 1 kg, तो यहाँ पर 1 जो लिखा हुआ है उसको हम लोग N1 मानेंगे, और kg जो है, जो यूनिट है इसकी करस्पॉन्डिंग यूनिट, इसको हम लोग U2 मानेंगे। अब इसको हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम से ग्राम में, तो ये 1 किलोग्राम जो कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम बनकर आएगा। तो ये जो 1000 होगा, 1000 को हम लोग N2 कहेंगे सेकेंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड जी जो लिखा गया है ग्राम, इसको हम लोग N2 कहेंगे सेकेंड सिस्टम में उसकी करस्पॉन्डिंग यूनिट। तो यही मान लिया गया है पहले सिस्टम में जो क्वांटिटी थी उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है और उसकी जो करस्पॉन्डिंग यूनिट्स हैं MLT, उसकी जो डायमेंशन है M दी पावर A, L दी पावर B, L दी पावर C बना दिया गया है। यहाँ पर भी हम M1, L1, T1 ले रहे हैं। ये 1 ये इंडिकेट कर रहा है कि पहले सिस्टम में मास की जो डायमेंशन M दी पावर A है वो पहले सिस्टम में है, L दी पावर B वो पहले सिस्टम में, टाइम की भी पहले सिस्टम में है, इज इक्वल टू सेकेंड सिस्टम में N2। तो यहाँ पर भी वही होगा, जैसे यहाँ पर मास है तो वहाँ भी मास ही होगा, भले से सिस्टम उसका नेम चेंज हो जाए, जैसे यहाँ किलोग्राम है तो वहाँ ग्राम हो जा रहा है तो वो मास ही। तो यहाँ पर मास के लिए डायमेंशन M है तो यहाँ भी मास के लिए डायमेंशन M ही होगी, मगर यहाँ फर्स्ट सिस्टम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ हम लोग सेकेंड सिस्टम के लिए यूज़ कर लेंगे। पावर वही मान ले रहे हैं A, L है तो यहाँ भी L होगा, सेकेंड सिस्टम के लिए मान ले रहे हैं B, T, 2 एंड C।
पावर वही रहेगी। यहाँ फार्मूला बना रहे हैं, इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू, उसकी करस्पॉन्डिंग यूनिट्स पहले सिस्टम में, और ए बी सी इन यूनिट्स की डायमेंशंस है। N2 सेकेंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है, MLT उनकी जो डायमेंशन है ABC वो सेकेंड सिस्टम में है। अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, मतलब इसको फार्मूले के फॉर्म में बना रहे हैं। अगर हम लोगों को फर्स्ट सिस्टम से सेकेंड सिस्टम में या सेकेंड सिस्टम से फर्स्ट सिस्टम में आना है, मान ले रहे हैं हम लोग को ये फार्मूला बनाना है N2 इज इक्वल टू N1। यहाँ भी देख रहे हैं m दी पावर 1 a है और l दी पावर 1 सॉरी L1 पावर b T1 पावर c। N2 की यानी सेकेंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी उसको हम लोग को पता करना होगा। तो ये जो टर्म आ रहे हैं वो नीचे डिवाइड कर दिए जाएंगे इसमें, तो हो जाएगा डिवाइडेड बाई m दी पावर m सेकेंड सिस्टम में पावर a, l सेकेंड सिस्टम में पावर b, t सेकेंड सिस्टम में पावर c। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। N1 M1 M2 दोनों पे पावर सेम है इसलिए हम ब्रैकेट में बनाकर पावर बाहर कर दे रहे हैं। L1 अपान L2 पूरी दी पावर b, T1 अपान T2 पूरी दी पावर c इज इक्वल टू N2। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, इस फार्मूले से ही आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। और ये देखिए डायमेंशन जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, 3 एप्लीकेशन पक्का 100% है, डायमेंशन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो मोस्टली इंपॉर्टेंट जो है वो फाइनल यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पहला मैंने आप लोगों को जो बताया था कि इस्टेब्लिश द रिलेशन अमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटीज़, वो दोनों जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों। तीसरा वाला थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होता है। तो ये फार्मूला आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग ये ध्यान दें, N1 जो है वो पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये उस न्यूमेरिकल वैल्यू ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं या फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स हैं, उनकी डायमेंशन ABC है। इज इक्वल टू N2 जो है सेकेंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है, और MLT सेकेंड यहाँ पर 2 लिखा है, ये बता रहा है ये सेकेंड सिस्टम में यूनिट्स की डायमेंशन है। अभी मैंने आप लोगों को लिख करके बताया था कि 1 किलोग्राम ये पहला सिस्टम मान लिया जा रहा है, इसको हम लोग किलोग्राम को ग्राम में बदलना होगा। तो ये जो 1 है वो N1 माना जाएगा, kg है वो U1 माना जाएगा। इसको हम लोग ग्राम में जब कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 1 किलोग्राम बराबर सब जानते हैं 1000 होता है। तो यहाँ पर जो 1 था, देखिए यहाँ पर दोनों वैल्यू चेंज हो गई ना, यहाँ N1 माना गया तो ये सेकेंड सिस्टम में N2 होगा और ये सेकेंड सिस्टम में U2 होगा। तो यही ये फार्मूला आप लोग प्रिपेयर कर ले। अभी मैं इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। देखें, न्यूटन को हम लोगों को डाइन में कन्वर्ट करना होगा। न्यूटन जो है वो फोर्स की ये यूनिट होती है, और फोर्स की जो ये न्यूटन जो यूनिट है वो MKS में मानी गई है। SI यूनिट में MKS, 2 सिस्टम होते हैं, एक MKS में माना जाता है, एक CGS में। यहाँ पर हम लोग MKS CGS बता रहे हैं, बहुत सी 3-4 यूनिट्स होती हैं। तो देखिए न्यूटन जो है वो MKS में है, हम लोगों को डाइन में कन्वर्ट करना होगा। तो डाइन जो होती है वो CGS यूनिट होती है, CGS सिस्टम में। तो यानी कि हम लोग को बड़े सिस्टम से छोटे सिस्टम में जाना है, उसको कन्वर्ट करके लाना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे ये यूनिट किसकी है, फोर्स की। न्यूटन से डायरेक्टली हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो न्यूटन के लिए हम लोग, न्यूटन बना कैसे था, F इज इक्वल टू M इंटू A से बना था। अगर हम इसकी यूनिट लेके चले तो किलोग्राम होती है, ऑब्जेक्ट मास का ऑब्जेक्ट का मास है, स्मॉल ए एक्सेलरेशन होता है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, या हम लोग कह सकते हैं S दी पावर -2। यही हो गया फोर्स की यूनिट। इन्हीं को जब हम मिक्स करते हैं तो वो न्यूटन बनकर आता है। तो न्यूटन से हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो न्यूटन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो इस तरीके से नहीं सॉल्व कर पाते हैं। न्यूटन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर सेकेंड के फॉर्म में। तो हम लोग वी नो दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर सेकेंड की पावर -2। ये होता है। हम लोग को डाइन में कन्वर्ट करके लाना है। पहला सिस्टम ये है, सेकेंड सिस्टम वो है। मैंने आप लोगों को बता दिया था यहाँ पर फर्स्ट सिस्टम के लिए N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, यही यूज़ करना होता है। N1 का मतलब होता है फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू। फर्स्ट सिस्टम यहाँ है 1 न्यूटन, ये 1 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहाँ हम लिख देंगे 1
U1 जो है वो फर्स्ट सिस्टम में जो वैल्यू दी गई, जो क्वांटिटी दी गई उसकी यूनिट्स होती हैं। न्यूटन है, न्यूटन हम डायरेक्टली लिख नहीं सकते, सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ जो U1 है ये यूनिट को शो करता है, यानी न्यूटन को हटा के हम ये लिख सकते हैं, हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2 इज इक्वल टू N2 जो है सेकेंड सिस्टम के लिए यूज़ किया जा रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो N2 को हम लोग क्या करेंगे, ये डायन में कन्वर्ट करके लाना, यानी N2 की वैल्यू को हमको फाइंड करना है। तो हम लोग N2 भी नहीं पता कर पाए, इसी को तो सॉल्व करना है। U2 जो है, U2 सेकेंड सिस्टम है, तो kg को जो हम लोग कहेंगे, kg की जो छोटी यूनिट, देखिए आपको मैंने बताया था आप लोग को ये MKS में है, ये CGS में है। तो अगर ये MKS में है तो किलोग्राम MKS में है, तो CGS में जब बदलेंगे तो किलोग्राम का हो जाता है ग्राम, हम लोग लेंगे ग्राम, G लिख दे रहा है, GM। स्मॉल m मास है, सॉरी ये मीटर है, मीटर के लिए हम लोग सेंटीमीटर यूज करते हैं, सॉरी ऐसे लिख दे रहा हूँ, ग्राम सेंटीमीटर। और सेकंड तो सेकंड ही होता है, चाहे वो MKS हो चाहे वो CGS हो, सेकंड लिख दिया गया। और उस पर ध्यान रखिएगा, जितनी पावर इधर लगी उतनी पावर उधर भी होनी चाहिए। किलोग्राम में पावर 1 है तो इसमें भी पावर 1 लगी होगी, मीटर में पावर है तो यहाँ 1, यहाँ सेकंड पे पावर -2 है तो यहाँ पर सेकंड पर पावर -2 लगेगी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डायमेंशन के फॉर्म में लिखते हैं। 1 किलोग्राम की जो डायमेंशन होती है मास का है और यूनिट है, तो उसको हम लोग कैपिटल M लिखेंगे, कोई पावर नहीं लगी हुई है। M मीटर के लिए यूज़ किया जाता है, मीटर की जो डायमेंशन होती है वो होती है L, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, फार्मूले के फॉर्म में। अगर फार्मूला नहीं लिखना है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, N2 = M1/M2 पावर A, L1/L2 पावर B = T1/T2 पावर C। चाहे तो डायरेक्टली अभी इस फार्मूले को यूज़ करके डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। M1 का मतलब पहले सिस्टम में यूनिट, सेकंड सिस्टम में ग्राम लिखेंगे, ठीक है। चाहे आप लोग डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व करें, चाहे तो इस तरीके से सॉल्व कर लें। अगर इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो 2-3 लाइन में आप लोगों का आंसर आ जाएगा। मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप लोगों को इस सिस्टम के तरीके से डायरेक्टली न्यूमेरिकल इस फार्मूले के हिसाब से सॉल्व करा रहा हूँ। वी नो दैट N2 = N2 यानी हम लोग को इसकी वैल्यू पता करना है। N2 = M1/M2 पूरे दी पावर A, L1/L2 पूरे दी पावर B, T1/T2 पूरे की पावर C। अब देख रहे हैं M1 जो बता रहा है वो पहले सिस्टम में बता रहा है मास की यूनिट क्या है, यहाँ पर देखिए किलोग्राम में लिखा गया है। तो हम लोग यहाँ N2 = लिखेंगे, और यहाँ सॉरी यहाँ छूट जा रहा है, N1 छूट रहा है मुझसे, यहाँ N1 भी लिखना है। N1 की वैल्यू 1 है, 1 लिख दिया। M1 की वैल्यू है यहाँ पर किलोग्राम के फॉर्म में, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर kg। सेकेंड सिस्टम में कन्वर्ट करने कह रहा है तो ग्राम है, तो यहाँ लिख देंगे ग्राम, पूरे की पावर A लगी हुई है। A का मतलब यहाँ पर कितनी पावर है, अगर हम कंपेयर करें तो 1 पावर आएगी, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1। L का मतलब है लेंथ के लिए यहाँ मीटर लिखा हुआ है, तो दूसरे में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, यानी B की पावर कितनी है 1। 1 लिखा नहीं जाता, लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर T की बात करें, T इसमें सेकेंड है, पहले सिस्टम में सेकेंड लिखा हुआ है, सेकेंड अपान इसमें भी सेकेंड होता है। अच्छा, अब यहाँ पर देख रहे हैं पावर -2 इधर भी है, पावर -2 इधर भी है, तो यहाँ C की जहाँ पर -2 लिखा जाएगा। अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर मामला आप लोगों को फंसेगा, कन्वर्ट किसको किया जाए, ग्राम को किलोग्राम में बदलें कि किलोग्राम को ग्राम में बदलें। देखिए मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए। जब भी हम लोगों को बड़े सिस्टम से छोटे सिस्टम में जाना होगा, यानी MKS से CGS में छोटे सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, तो आप लोगों को न्यूमरेटर की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप लोग छोटे से बड़े में आ रहे हैं तो आपको डिनोमिनेटर की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। हम लोग देख रहे हैं न्यूटन MKS में होता है, CGS छोटी यूनिट है, यानी बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग को न्यूमरेटर का वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो N2 = 1 किलोग्राम को जब कन्वर्ट करेंगे ग्राम में तो हो जाएगा 1000 ग्राम अपान G, पूरी की पावर G कैंसिल आउट हो जाएगा। मीटर है, मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर, पूरे की पावर 1, सेंटीमीटर कैंसिल आउट। ये हो जाएगा सेकंड, सेकंड कैंसिल आउट, पावर -2, और यहाँ बचेगा सिंगल 1। 1 की पावर कितनी भी लिखी हो 1 आ ही आता है, उससे कोई मतलब नहीं है।
यहाँ पर बचा 1000, यहाँ पर बचा 100 और यहाँ पर बचा है 1। 1 की पावर कितनी भी लिखी जाए 1 ही आता है। तो इसमें 1000 हो गया, 1000 की पावर 1 यानी 1000 ही, 100 की पावर 1 यानी 100। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जा रहा है n2 = 1। देखिए यहाँ पर 1 छूटा हुआ था, 3 जीरो इसमें 2 जीरो इसमें, हो जाएंगे टोटल 5 जीरो। देखिए इतना हो गया। इसको हम लोग पावर के फॉर्म में बनाएंगे तो n2 = 10⁵ आएगा। ये जो 5 आया वो किस सिस्टम में आया, डाइन यानी CGS कन्वर्टर पे आ रहा है, तो ये इसको हो गया डाइन, यानी 1 न्यूटन की वैल्यू जब हम डाइन सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁵ डाइन आएगा। बहुत ही सिंपल तरीका होता है, आप लोग इस फार्मूले को देख लें, इसी फार्मूले को याद कर लें, कोई भी क्वेश्चन होगा सॉल्व कर लिया जाएगा। हाँ बट न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ध्यान रख लीजिएगा जिसमें पावर आपस में इक्वल होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है, NCERT का काम ही होता है क्वेश्चन को जलेबी की तरह घुमा देना। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। तो अभी आप लोग जब NCERT का कुछ स्टार्टिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें क्वेश्चन दे देगा मगर पावर सेम नहीं देगा, तो उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, पावर को सेम कर लेंगे। जैसे यहाँ kg की पावर 1 है तो यहाँ ग्राम की पावर 1 होनी चाहिए, मीटर की पावर 1 है तो यहाँ भी 1 होनी चाहिए, सेकंड की पावर -2 है तो यहाँ भी हर हाल में सेकंड की पावर -2 ही होनी चाहिए। दोनों की पावर सेम होगी तभी सॉल्व होगा। और आप लोग ये फार्मूला याद कर लें कि इसी फार्मूले से सॉल्व करना है। और ट्रिक आप लोगों को बता दिया है, जब छोटे सिस्टम से बड़े सिस्टम में जाना होगा, सॉरी बड़े सिस्टम से छोटे सिस्टम में जाते हैं तो हम लोग न्यूमरेटर की वैल्यू चेंज करते हैं, छोटे से बड़े में आएंगे तो डिनोमिनेटर की वैल्यू चेंज करेंगे। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को इसके पहले जो टॉपिक बताई गई थी उस टॉपिक से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक और न्यूमेरिकल बता दे रहा हूँ। ए बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक बॉडी जिसका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जो है 45 किलोमीटर मिनट की पावर -2 लिया गया है, और इसको हम लोग को कन्वर्ट करके लाना है मीटर सेकेंड की पावर -2 में, यानी हम लोग को SI सिस्टम यानी MKS में कन्वर्ट करके लाना है। मैंने आप लोगों को बता दे रहा हूँ, एक MKS होता है, एक CGS होता है। M का मतलब होता है मीटर, K मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकेंड होता है, ये दोनों कॉमन होते हैं CGS में। ये मीटर है तो ये सेंटीमीटर होता है, किलोग्राम है तो ये ग्राम होता है। तो हम लोग यहाँ देखें मीटर और सेकंड में लेकर आना है। मीटर यानी ये MKS में सॉल्व करने को कह रहा है और MKS SI सिस्टम में होता है। तो हम लोग को इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग देख ले रहे हैं कि ये यूनिट किस में है, ये यूनिट बड़े सिस्टम में है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला वही अप्लाई कर दे रहे हैं, गिवन दैट 45 किलोमीटर मिनट की पावर -2, यहाँ पर n की जो वैल्यू है 45 है। और यहाँ भी देख लीजिए बड़े सिस्टम से, यहाँ बड़े से हमको छोटे में आना है, इसका मतलब हम लोगों को वैल्यू को जो हुआ वो बड़ी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। और 45 चलो डायरेक्टली फार्मूले से लगाते हैं, n2 = m1/m2 पूरे की पावर a, L1/L2 पूरे की पावर b, T1/T2 पूरे की पावर c। यहाँ m मास के लिए है, L लेंथ के लिए है, T टाइम के लिए है। m1 पहले सिस्टम में, पहला सिस्टम यही होता है। और यहाँ मैं बार बार n1 लिखना भूल जा रहा हूँ, आप लोग मत भूलिएगा। n1 की जहाँ पर जो हम लोग पुट करेंगे 45 पुट करेंगे। n2 सेकेंड सिस्टम में कन्वर्ट करके लाना है। m1 पहला सिस्टम है, उसमें वैल्यू सी किलोमीटर में दी गई है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे किलोमीटर अपान, हमको कन्वर्ट करके लाना है मीटर में, मैं लिख दिया मीटर। पावर भी चेक कर लीजिएगा, देखिए यहाँ मीटर की पावर 1 है तो यहाँ भी पावर ही 1 है, पावर को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हो गया 1। L लेंथ है, सॉरी ये तो मास के लिए था, m की वैल्यू यहाँ मास दी ही नहीं है तो उसकी वैल्यू हम लोग 0 मान लेंगे। जब नहीं दिया रहता तो हम लोग 0 मान लेते हैं, यानी ये टर्म हो गया ख़त्म। n1 की वैल्यू 45, यहाँ मास दिया ही नहीं है, नहीं दिया इसका मतलब 0। यहाँ L की बात करेंगे, मिटा ही दे रहे हैं वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर मास की वैल्यू नहीं दी इसलिए मैं मिटा दे रहा हूँ, दिया रहेगा तो लिखना पड़ेगा। L की वैल्यू से स्टार्ट कर रहे हैं, L लेंथ के लिए है, यहाँ पर लिखा है 45 किलोमीटर, यहाँ हम लोग किलोमीटर के फॉर्म में लिख रहे हैं। L2 को कन्वर्ट करके लाना है इस मीटर में, यहाँ लिख दिया मीटर। पावर ध्यान रख रहे हैं, यहाँ पर 1 पावर है तो यहाँ भी 1 पावर है, यहाँ 1 लिख दिया। सेकंड है यहाँ टाइम के लिए, टाइम की वैल्यू यहाँ मिनट में दी गई है तो यहाँ लिख दिया मिनट अपान टाइम, यहाँ पर ले गए सेकेंड में लेकर आना है। पावर यहाँ -2 है तो यहाँ पर भी -2 है तो यहाँ पर लिख देंगे सी के यहाँ पर -2। सॉल्व करना है 45 हम लोगों को कन्वर्ट करके लाना है मीटर में, यानी इसको किलोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो किलोमीटर को जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 1000 मीटर अपान मीटर पावर 1। मिनट में हम कन्वर्ट करेंगे मिनट को सेकंड में, तो ये हो जाता है 60 सेकंड अपान सेकंड माइनस 2। सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, हो जा रहा है 45 इंटू लगा दिया 1000 की पावर 1 यानी 1000 ही होगा, इंटू यहाँ 60 किसी भी चीज़ की पावर -2 लगी हो तो उसको हम लोग इन्वर्स के फॉर्म में लिख देते हैं, 1/60 इंटू 60। 2 पावर थी इसलिए 2 बार लिखा गया है। पावर ध्यान रखिएगा माइनस में, इसलिए इसको इन्वर्स किया गया है। 2 0 से कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 45 50/36। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी N2 = 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर लगाएं चाहे यहाँ पर -2 लगा दें, बात वही होती है। इसको इससे डिवाइड किया जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड आएगा। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने m को इरेज कर दिया। m को इसलिए इरेज किया है क्योंकि यहाँ पर मास की वैल्यू नहीं दी गई है, इसलिए हम यहाँ मास नहीं लिख रहे हैं। अगर दिया होता तो मास लिख देते, इसलिए लेंथ से डायरेक्ट डिवाइड किया है। बहुत सिंपल सा इक्वेशन होता है और आप लोगों को शायद समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर देंगे या कमेंट में ड्रॉप कर देंगे आप लोग। और ये समझ लीजिए आप लोगों का डायमेंशन क्लियर हो चुका है। डायमेंशन की ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक को मैं आप लोगों को मैसेज के थ्रू फ़ोटो सेंड कर दूँगा।